हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पीजीपीपी का 5th वीडियो। इसमें कवर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट और साथ में इसके कुछ एग्जांपल भी कवर कर लेंगे। इसका है सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। अब देखिए, पिछले से पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ डेप्रिसिएशन के पार्ट बताए थे, यानी कुछ केसेस बताए थे जिसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। जिसमें सबसे पहले हमने फॉर्मेट देखा था, जिसमें आपको पता था कि ओपनिंग डब्ल्यूटीवी आता है। उसके बाद आप क्या करते हो, परचेज ऐड करते हो, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको ये भी बोल सकते हैं। उसमें से लेस क्या करते हो, सेल प्रोसीड लेस करते हो, तो डब्ल्यूडीवी आती है जो कि डेप्रिसिएशन से पहले होती है। फिर उस डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, मतलब पॉजिटिव अमाउंट होना चाहिए और ब्लॉक में कोई ना कोई एसेट रहनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया था, तब जाके डेप्रिसिएशन निकलता है। अगर ब्लॉक में एसेट नहीं होगी तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, आपको ये पता है, ठीक है। तो ब्लॉक में कोई ना कोई एसेट रहनी चाहिए और पॉजिटिव अमाउंट रहना चाहिए। तो जैसे देखिए, ये पॉजिटिव अमाउंट आपको दिख रहा है जो कि डेप्रिसिएशन से पहले। अब इसका जो पार्ट है, इसमें देखिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का भी कुछ पार्ट है और जो एसेट खरीदी है यानी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट है उसका भी कुछ पार्ट है। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट आपने गलत ले ली तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी गलत निकलेगा। तो यहाँ पे मेन यही बोल रहा है कि अलग अलग कंडीशन में आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या लोगे। जैसे एक होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी, तो सब्सिडरी कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी। एक अमालगमेटिंग कंपनी है, यानी एक कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी में मिल रही है, तो एक अमालगमेटिंग कंपनी है, वो अमालगमेटेड कंपनी को अपनी सारी एसेट ट्रांसफ़र कर रही है, तो उस केस में जो कैपिटल एसेट है उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी वो पता रहना चाहिए, ठीक है। वैसे एक डीमर्ज कंपनी है, वो रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी। वैसे ही एक फादर अपने बेटे को इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र कर रहा है, गिफ्ट के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है कैपिटल एसेट, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगी। ऐसे अलग अलग कंडीशन दे रखी है। अब देखिए, उससे पहले आपका थियोरेटिकल पार्ट दे रखा है जो सिंपल सा है, जो कि आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं वर्बली बोल के बता देता हूँ, आपको सिंपल लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इंकर्ड रिलेटिंग टू सच एसेट शैल बी इंक्लूडेड। तो ये क्या बोल रहा है कि एसेट की कॉस्ट प्राइस के अलावा ये फॉलोइंग एक्सपेंडिचर भी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। आपने जैसे कोई बिल्डिंग खरीदी तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकते हैं, यानी डायरेक्टली जो उससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं। आपने बिल्डिंग खरीदी तो आपने ब्रोकर को ब्रोकरेज दी होगी, लीगल एक्सपेंसेस जो भी इंकर किए होंगे तो वो सारे उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे 50 लाख की कोई बिल्डिंग खरीदी और ब्रोकर को आपने ब्रोकरेज या जो भी कमीशन है वो 2 लाख का दिया, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 52 लाख हो गया। कोई स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस ये हो गए, मान के चलिए 1 लाख के, तो 53 लाख हो गए, क्योंकि टोटल मिला के 53 लाख पे डेप्रिसिएशन का पार्ट निकल के आएगा अगर डब्ल्यूडीवी उससे रिलेटेड बची है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट होता है वो तो आपने पिछले से पिछले वीडियो में देख लिया। अभी मेरा मेन कंसर्न क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या आएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान के चलिए आपने कोई मशीनरी खरीदी तो वर्कर को आपने वेजेस दी, जिस एजेंट के थ्रू आपने खरीदी होगी तो एजेंट को कमीशन दिया होगा, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। वैसे ही बोल रहा है कि आप खुद ट्रैवल करके गए तो आपका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर लगा वो भी एसेट की एक्विजिशन में जुड़ जाएगा, मतलब उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू साइट। तो आपको पता है कि आपको अपनी फैक्ट्री तक उस एसेट को ले जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैरीज यानी भाड़ा देना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वो देने पड़ेंगे, इंस्टॉल कराना पड़ेगा तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लग जाएंगे, ट्रायल रन कॉस्ट लग जाएंगे, वो सारा बोल दिया। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट टू साइट, इंस्टॉलेशन एंड टू मेक इट रेडी टू यूज़। तो आपको पता है कि जैसे आपने अपनी फैक्ट्री के लिए एक बड़ा सा प्रिंटर खरीदा तो आपको उसको इंस्टॉल भी करवाना पड़ेगा और उसको रेडी टू यूज़ भी बनवाना पड़ेगा। तो उससे पहले के जो भी खर्चे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कैरीज लगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी, ट्रायल रन कॉस्ट लगी एटसेट्रा, ये सारी किसका पार्ट बनेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगी, ठीक है। वैसे ही जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगे वो भी सारे इसमें जुड़ जाएंगे, ऐसे पार्ट आ जाएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस इंकर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द एसेट्स और टू मेक इट फिट प्रायर टू इट्स यूज़। तो बोल रहा है कि इसको यूज़ करने से पहले उसको आपने प्रॉपर फिट बनाया या उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया। याद रखना, आप देखिए अगर कैपेसिटी को मेंटेन करते हो तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हो उसके थ्रू क्या हो रही है, आपकी एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी कभी ना कभी बताया था, ठीक है, कैपिटल आइटम में और रेवेन्यू आइटम में आपको फ़र्क बताया था, डिफरेंस बताया था। तो अगर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएगी। अब देखिए बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू द एसेसी एस रिड्यूस बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट देयर ऑफ इफ एनी एस हैज़ बीन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी।
इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए आप कोई है ना मशीनरी खरीदते हो जो 10 लाख की पड़ती है, और गवर्नमेंट ने आपको क्या कर दी, कोई ग्रांट दे दी या सब्सिडी दे दी, मान के चलिए 2 लाख की दे दी, ठीक है। तो 10 में से 2 गए, बाकी 8 लाख की आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर उस कॉस्ट में से कुछ पोर्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई अदर पर्सन या अथॉरिटी पे कर लेती है तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, और बाकी जो नेट अमाउंट होगा वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अब इस 10 लाख में और भी चीज़ें जुड़ सकती है जो ऊपर का पार्ट है, तो वो चाहे आप जोड़ देना, जैसे मैंने बोल दिया कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, कैरीज हो गया, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस होंगे, या एक्सपेंसेस जो भी उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, वो जोड़ने के बाद अगर सब्सिडी मिल रही है तो वो लेस कर देना, ग्रांट मिल रही है तो वो लेस कर देना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, देखिए एग्जांपल में, इफ़ एन एसेट इज परचेज फॉर ₹5 लाख एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर द सेम ₹1 लाख, देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर टैक्स पर्पज शैल बी ₹4 लाख। सिंपल सा बात। अब देखिए ये तो नॉर्मल पार्ट था, ये तो आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ था जो मैंने आपको बताया। अब मेन ये है, फॉलोइंग पॉइंट शैल बी कंसीडर्ड, जो कि इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है कि अलग अलग कंडीशंस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। कुछ मैंने 3-4 या 4-5 एग्जाम्पल भी कवर किए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बीच बीच में पॉइंट्स हैं वो टिपिकल आपको नहीं लगेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एसेट्स एक्वायर अगेंस्ट कैश, इसका मतलब क्या है, आपने एसेट खरीदी है और कैश में पेमेंट किया है, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी। देखिए जो ये पर्टिकुलर प्रोविज़न लाया गया है, जो आपको ये प्रोविज़न दिख रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए लाया गया है। किसको, कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अलग से एक प्रोविज़न दे रखा है जो कि है सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, और इसके साथ उसकी एक्सेप्शन भी दे रखी है रूल 6DD में, जो कि आगे किसी भी वीडियो में आप देखोगे कवर करोगे, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग से ये प्रोविज़न लाया गया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कैश में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, उसमें क्या होता है, हम बोल सकते हैं ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है और उसमें बहुत ज़्यादा घपला होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वही रोकने के लिए जनरली क्या है, ये कवर किया गया है प्रोविज़न। अब यहाँ पे मान के चलिए कि अगर आपने कोई मशीन खरीदी है 10 लाख की, अब देखिए याद रखना कि जो ये राइटिंग है लिखी होती है तो पेन टैब नहीं है, इसलिए थोड़ी सी पर्टिकुलर राइटिंग ऐसे होती है क्योंकि मैं माउस के थ्रू ही लिखता हूँ, तो उसको इग्नोर मारना। लेकिन क्या है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको ज़रूर समझ लेना, आपको आराम से आ जाएगा। जैसे आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, उसमें से जो वेंडर है जिससे आपने खरीदी है उसको आप 9,50,000 का तो अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हो, यानी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें कोई ब्लैक मनी का पार्ट नहीं रहेगा। लेकिन जो 50,000 है वो आप कैश के थ्रू पे कर रहे हो, तो इसमें क्या बोल दिया कि अमाउंट जो कैश का है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 10,000 से ज़्यादा का है, यानी अगर वो पेमेंट 10,000 से ज़्यादा का है, तो उस केस में उसको इग्नोर कर दोगे पूरे के पूरे अमाउंट को। इसका मतलब 50,000 को इग्नोर कर दोगे, तो बाकी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट आएगी वो 9,50,000 के ही आएगी। ठीक है, तो इस केस में आपको डेप्रिसिएशन 10 लाख पे अलाउ नहीं हुआ, आपको सिर्फ 950 पे ही अलाउ हुआ। तो एक तरीके से कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए कि सामने वाला जो भी मशीन खरीद रहा है, जो भी कैपिटल एसेट खरीद रहा है, वो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू करे, ठीक है, या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करे, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम के थ्रू क्या करे, पेमेंट करे। इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम मतलब जैसे नेफ्ट होता है, आप जानते हो, RTGS होता है जो कि बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है, उसके थ्रू पेमेंट करते हैं। आजकल आप देखोगे ऐप भी आते हैं जैसे भारत इंटरफेस फॉर मनी, BHIM ऐप आप बोलते हो। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप हो गया, या बैंकिंग के थ्रू हो गया, यानी कि आप किसी न किसी बैंकिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हो जिसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। अगर कैश 10,000 से ज़्यादा का पार्ट है तो आपको अलाउ नहीं होगा, 1 पर्सन से 1 दिन में, 1 पर्सन से 1 दिन में। देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है, एक बार पढ़ के देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी असेट और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू ए पर्सन इन ए डे इज मेड, ठीक है, अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक और एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट और थ्रू अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड सच पेमेंट एक्सीड ₹10,000। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है अदरवाइज, क्योंकि ये तो क्या है, लीगल ट्रांजेक्शन है, ये बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, या उसका पार्ट जो भी आप खरीद रहे हो, जिसके लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो या टोटल में पेमेंट कर रहे हो, उस पर्सन को, मतलब उस वेंडर को जिससे आपने मशीनरी या कैपिटल एसेट खरीदी है, तो एक दिन में जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, अगर वो पेमेंट 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो सच पेमेंट शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, तो उसको नहीं लिया जाएगा और एक्चुअल कॉस्ट का वो पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, अदरवाइज देन बाई, लेकिन अगर वो अकाउंट पे ही चेक से है,
अगर वो अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट है, अगर वो ईसीएस सिस्टम से है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्नाइज है, तो उस केस में वो अलाउ हो जाएगा और एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ये जरूर याद रख लेना। एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ जिससे आपको क्या हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। 1 मिनट, सीधा एग्जांपल पे पहुँचते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पहुंच गया हूँ। ये सबसे लास्ट इलस्ट्रेशन है, यानी वैसे मैं आपको लास्ट में करवाता, लेकिन जब मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट बता ही दिया तो मुझे लगा कि आपको इलस्ट्रेशन भी साथ में बता देना चाहिए, जिससे आप रेलिवेंट समझ सकोगे और आपको सही ढंग से आ भी जाएगा एक तरीके से। तो देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूट डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डब्ल्यूडीवी दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की 1 अप्रैल 19 की 10 लाख की। ये देखिए इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी पे जब कुछ ना बोले तो नॉर्मल रेट आप क्या मानते हो, 15% मान के चलते हो, ठीक है। क्योंकि 5 ब्लॉक बताए थे, 15 का आता है, 20 का आता है, 30 का आता है, 40 का आता है और 45 का आता है। तो जनरली आप 15% ही लेते हो और यहाँ पे दे रखा है तो अच्छी बात है। अब देखिए प्लांट डी एक्वायर्ड ऑन 10 जुलाई 2019 फॉर ₹5 लाख, जिसमें से 1 लाख तो आपने कैश में पे कर दिए वेंडर को। अब देखिए ये अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। एंड द बैलेंस अमाउंट हैज़ बीन पेड थ्रू एन अकाउंट पे ही चेक। तो यहाँ पे यही है कि कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जो भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जा रही है, उस पर कैश को डिस्करेज करने के लिए वो अलाउ नहीं किया जाएगा और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट वही बनेगा जो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो रहा है। तो 5 में से 1 गए, बाकी कितना बचा, 4 लाख ही, जो कि अकाउंट पे ही चेक के थ्रू हो रहा है, वही एलिजिबल बनेगा और वही एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये बोल रहा है सच प्लांट वाज पुट टू यूज़ ऑन द सेम डे, यानी जिस दिन खरीदा था उसी दिन पुट टू यूज़ है। तो आपको पता है कि 10 जुलाई को खरीदा गया है, तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का पार्ट आ जाएगा। अब देखिए सी पॉइंट है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट बताया था, जिसमें क्या बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, किसी भी आर्टिकल की, गुड्स की मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए, और जो मशीनरी है, जो भी प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, तो 31 मार्च 2005 के बाद खरीदी भी होनी चाहिए और इंस्टॉल की भी होनी चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, द असेसीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पेंट्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का पार्ट बता रहा है, ठीक है। तो जो भी नया प्लांट खरीदा जाएगा, अब आपको पता है कि नया प्लांट जो भी खरीदा है वो 5 का है, लेकिन 1 लाख तो डिसअलाउ हो गया, तो 4 लाख पे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट लगेगा। और आपको पता है कि एक्वायर्ड की गई है और पुट टू यूज़ की गई है सेम डे को, तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन पे भी 20% का पार्ट पूरा अप्लाई होगा। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल केस यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए WDV आपको दे रखी है 10 लाख, एक्चुअल कॉस्ट में आपको 5 में से 1 लेस कर देना है, कैश वाला पार्ट हटा देना है और अकाउंट पे ही चेक वाला ही रहने देना है, 14 हो गया। अब देखिए 14 लाख का 15% नॉर्मल रेट निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेल प्रोसीड नहीं है, तो सिंपल सा पार्ट है। और बाकी एडिशनल डेप्रिसिएशन जो लगता है वो WDV पे नहीं लगता, आपको पता है। जो एक्चुअल एसेट खरीदी है, आपको पता है 31 मार्च 2005 के बाद, तो जिस साल खरीदी है उस पर क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट उस साल लग जाता है। तो देखिए 4 लाख का 20% आपका लग गया 80,000। तो यहाँ पे देखिए 2,10,000 प्लस 80 कितना हो गया, 2,90,000 हो गया। 14 लाख में से 2,90,000 गए, तो बाकी कितने बचे, 11,10,000 आ गया WDV। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल पार्ट है। बस मुझे इसमें ये बताना था मेन थियोरेटिकल पार्ट के लिए, और तो नॉर्मल आपको एडिशनल एक्स्ट्रा बता दिया, जिससे पिछले वीडियो का आपका एग्जाम्पल भी कवर हो गया। अगर आपको स्लम सेल का चाहिए तो मेरे पास एक पुराना एग्जाम्पल पड़ा है 2016-17 के प्रीवियस ईयर का, लेकिन आप रेलिवेंट उसको आराम से समझ सकते हो। अगर आपको स्लम सेल का एग्जाम्पल चाहिए तो बता देना, उसका फ़ोटो खींच के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और क्या आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर मांग लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होती है क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में, क्योंकि उसके साथ सॉल्यूशन भी है, तो अगर दिक्कत होती है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ लेना, मैं कॉल करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला केस तो हो गया आपका, सीधा चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है कि आपको उत्तराधिकार में या गिफ्ट के फॉर्म में क्या मिली, एसेट मिली। तो उस केस में क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर एस रिड्यूस बाय, जैसे मैंने क्या बताया कि फादर ने किसको दी, सन को दी, ठीक है। तो प्रीवियस ओनर को जो एसेट की कॉस्ट थी उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो भी 87-88 तक का था, यानी असेसमेंट की बात कर रहा है, यानी प्रीवियस ईयर 86-87 तक का जो भी डेप्रिसिएशन था वो लेस किया जाएगा। मान के चलिए कि फादर ने कोई भी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट में दी जो कि 81-82 में फादर ने क्या करी थी, खरीदी थी। उसकी कॉस्ट थी कितनी, 5 लाख की, ठीक है। तो ये तो फादर ने जितने में खरीदी वो जनरली क्या थी, एक्चुअल कॉस्ट प्रीवियस ओनर के लिए थी।
उन्होंने मुझे क्या कर दिया 2019-20 में क्या कर दिया, गिफ्ट दे दी। तो 2019-20 में मुझे गिफ्ट दे दी और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ कर रहा हूँ। तो उसकी जनरली एक्चुअल कॉस्ट मेरे लिए क्या रहेगी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के साथ मेरे पास और भी बिल्डिंग है और भी प्रॉपर्टी है जो मैं बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ ब्लॉक में मुझे जोड़नी है, प्लस क्या करना है, एक्चुअल कॉस्ट करना है। तो इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी है, तो ये बोल रहा है कि इसमें डेप्रिशिएशन क्या कर देना, लेस कर देना। जैसे 81 82 को ख़रीदा है तो उस हिसाब से जो भी डेप्रिशिएशन लगा 81 82 का, 82 83 83 84 84 85 86 87, क्योंकि असेसमेंट ईयर 87 88 है तो प्रीवियस ईयर यहाँ तक का जो भी एक्चुअल अमाउंट लगा वो, उसके अलावा उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन है, बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउबल टू द असेसी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1988-89 एज इफ द असेट्स वाज द ओनली असेट इन द रेलिवेंट ब्लॉक, कि जो ब्लॉक है उसमें वही एसेट पड़ी हुई है और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन की रेट जो आज की चल रही है उस हिसाब से 88 89, ठीक है, यानी कहने का मतलब 87 88, फिर 88 89, फिर 89 90 और अभी तक का जो भी डेप्रिसिएशन लगता हुआ आया, उसके बाद जो डब्ल्यूडीवी बचेगी, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट में से इनको डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करना है, लेस करने के बाद जो भी डब्ल्यूडीवी बचेगी वो मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। तो इतना सिंपल सा पार्ट है, टिपिकल नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट में से जो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट है वो लेस कर देना है और 1920 तक के पार्ट में जो भी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। किसके लिए, जिसको भी फ्री में यानी गिफ्ट के फॉर्म में या इनहेरिटेंस के फॉर्म में ये एसेट मिली है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अगला, एक मिनट इसको हटा दूँ। देखिए अगला बोल रहा है इंटरेस्ट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एसेट एक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें एग्जांपल के फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आपको कोई मशीन खरीदनी है या आपको कोई बिल्डिंग बनानी है कमर्शियल यूज़ के लिए, कहने का मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है, तो उसके लिए आपने लोन लिया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे तो लोन लिया, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट में कब जुड़ेगा, अगर वो एसेट यूज़ नहीं हुई। देखिए बोल रहा है बिफोर एसेट इज़ पुट टू यूज़, तो पुट टू यूज़ से पहले जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा। ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान हो तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सुने होंगे, तो जनरली उसमें आपने बोरोइंग कॉस्ट सुना होगा। तो बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, आपने जो लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट कब बनेगा, अगर एसेट जो भी पुट टू यूज़ है उससे पहले का जो भी इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे ही एसेट आपने क्या करनी कर दी, यूज़ करना चालू कर दी, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से एक्टिव या पैसिव यूज़ हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ होगा। देखिए क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1, इसका थर्ड पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब एक तरीके से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में नहीं आएगा। तो एसेट के यूज़ करने से पहले का जो भी इंटरेस्ट है सारा का सारा वो एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा। फिर उस पर क्या होगा, एक तरीके से डेप्रिसिएशन का पार्ट भी ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट भी एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ गया और ये कैपिटलाइज हो गया, जबकि ये क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, सिंपल सा पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एनी सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी फॉर परचेज ऑफ एन एसेट्स। मैंने आपको बताया था जैसे 10 लाख की एक्चुअल कॉस्ट थी, आपने खरीदी और गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट या सब्सिडी दे दी 2 लाख की, तो 10 में से 2 गए, बाकी 8 लाख ही क्या है आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। तो ये बोल रहा है ग्रांट और सब्सिडीज विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट। फिर दे रखा है सैन वेटेबल एसेट। देखिए पहले एक तरीके से एसेट बोलते थे कि मान के चलिए कोई भी गुड्स की बात करते हैं जिस पे एक्साइज ड्यूटी आप चुका रहे हो, तो उसकी जनरली आपको क्या मिल जाती थी, इनपुट मिल जाती थी। या सर्विस टैक्स चुका रहे हो, आपने कोई भी सर्विस किसी से ली तो सर्विस टैक्स, तो आपको उसकी इनपुट मिल जाती थी, जिसे हम क्या बोलते थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सैनवेट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये बोल रहा है एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो भी पार्ट है उसकी इनपुट अगर आपके पास पड़ी हुई है क्रेडिट। अब आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदी है तो उस कैपिटल एसेट में से उस सैनवेट क्रेडिट को आप लेस कर दो, बाकी आपकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट टेकन। तो आपके पास जो भी इनपुट क्रेडिट पड़ी हुई है आप उसको यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो और लेस कर सकते हो। आजकल ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब तो जैसे जीएसटी वीएसटी इनका पार्ट आ गया, तो उनसे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दे रखा था इसलिए मैंने कवर कर दिया। अब देखिए अगला पार्ट क्या बोल रहा है, एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन यूजिंग द असेट्स फॉर इस बिजनेस और प्रोफेशन विद ए व्यू टू अवॉइड टैक्स। इसका मतलब क्या है कि एक जो पर्सन है जो बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है वो क्या कर रहा है, अपने दूसरे बिजनेस में एसेट को ट्रांसफर कर रहा है या किसी और को ट्रांसफर कर देता है बिजनेस या प्रोफेशन में, ये बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन यूजिंग द असेट फॉर इस बिजनेस और प्रोफेशन विद ए व्यू टू अवॉइड टैक्स। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अगर 2 या 3 बिजनेस है, मैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्योंकि एक बिजनेस में मैं टैक्स को अवॉइड करना चाहता हूँ, तो दूसरे बिजनेस में जो भी एसेट आई होगी
उसकी एक्चुअल कॉस्ट असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करेगा विद द प्रायर परमिशन ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर। अब देखिए थियोरटिकल पार्ट है तो ये आपको नॉर्मल समझना है, बस सीधी सी बात, इसमें आपको कोई एग्जांपल कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए ये बोल रहा है री एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर्ड असेट्स, इसका मतलब क्या है, एसेट मैंने बेच दी उसके बाद वापस से खरीद ली, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, तो क्या बोल रहा है WDV एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसफ़र और द प्राइस पेड फॉर री एक्विजिशन विच इज़ लोअर। देखिए मैं एक बार आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, देखिए जैसे मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिख दिया कि जैसे एक्स है, एक्स कोई बिजनेस है मान के चलिए, उसने क्या करा, वाई बिजनेस को कोई भी जो कैपिटल एसेट है वो बेच दी। एक्स बिजनेस ने वाई बिजनेस को क्या कर दिया, कोई भी कैपिटल एसेट बेच दी, ठीक है। फिर एक्स ने क्या करा, वाई बिजनेस से वापस से वो एसेट क्या कर दी, एक्वायर कर दी। तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे कि जब एक्स इसको यूज़ कर रहा था तो उसने क्या पता देखो 10 लाख की खरीदी हो, और ये मान के चलो कि 10 लाख की जब खरीदी हो तो उस पर उसने उसको 3-4 साल जब भी यूज़ करा तो मान के चलिए, या 4-5 साल यूज़ करा तो 4 लाख का डेप्रिशन लग चुका था और उसकी WDV कितनी बची थी, 6 लाख की बची थी। उसके बाद क्या करा, एक्स ने वाई को बेच दिया। अब कितने में बेचा, चाहे कम में बेचा चाहे ज़्यादा में बेचा, तो ये बोल रहा है WDV एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसफ़र, एक्स ने वाई को जब बेचा है उस वक्त WDV क्या थी, 6 लाख की, ये बोल रहा है, ठीक है। अब वाई ने जैसे ही एक्स को वापस से बेचा, इसका मतलब क्या है, एक्स ने वापस से इसको खरीद लिया, तो खरीदते समय एक्स ने वाई को कितना अमाउंट पे किया, मान के चलिए एक्स ने वाई को जो है अमाउंट पे करा एक तरीके से मैं बोलता हूँ 5,50,000 जब भी पे करा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि WDV एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसफ़र, इसका मतलब एक्स ने जब बेचा और उसके बाद जब एक्स ने वाई से वापस खरीदा, दोनों में से जो प्राइस कम है तो 6 लाख और 5,50,000 दोनों में से जो कम है 5,50,000 जो एक्स की है एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि अब जो असेट है वो एक्स के पास है। तो यहाँ पे हम एक्स की एक्चुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कौन असेसी है, एक्स असेसी है, ठीक है। वाई ने एक्स को वापस से बेच दिए, एक्स ने री एक्वायर कर दिया, याद रख लेना। तो उस केस में क्या बोलेंगे, WDV एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसफ़र, यानी सेल के समय WDV क्या थी, ठीक है, सेल के समय WDV क्या थी, तो WDV थी 6 लाख। बेचो कितने में भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब एक्स ने खरीदी तो उसका कितना पेमेंट किया था, 5,50,000, तो 6 लाख और 5,50,000 विच इज़ लोअर, ठीक। अब देखिए अगला बोल रहा है एग्जाम्पल में, एसेट एक्वायर्ड बाय एन असेसी फ्रॉम अनदर पर्सन एंड गिवन ऑन लीज टू द सेम पर्सन हु हैड अर्लियर क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट। ये सिंपल सा पार्ट है जिसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें एग्जांपल आप सिंपल सा खुद ही बना सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए ए ने बी से असेट खरीदी, फिर क्या करा, ए ने उसको बी को वापस से लीज पे दे दिया। यानी कहने का मतलब पहले बी ओनर था उस असेट का, बी ने उसको थोड़ा यूज़ किया होगा, उस पर डेप्रिसिएशन जो भी है वो क्लेम ये किया होगा अपने बिजनेस के हिसाब से। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मान के चलिए बी नाम का एक बिजनेस है, उसने कोई एसेट उसके पास पड़ी थी, उसको यूज़ करा, उस पर WDV का पार्ट जनरली उसका था। आपको पता है कि उसका WDV का पार्ट क्या था, नहीं था तो उससे जनरली क्या होगा, एक तरीके से पूछ लिया जाएगा कि जो भी ट्रांसफरर है उस केस में एसेट की WDV क्या थी, तो डेप्रिसिएशन की रेट पता रहती है, उस हिसाब से WDV पता रहता है। तो बी ने उसको अपने बिजनेस में यूज़ किया था। अब बी ने क्या करा, ए को ट्रांसफ़र कर दी, फिर ए ने क्या कर दिया, वापस से बी को लीज पे दे दिया। तो अब ए ओनर है, और आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेसर होता है, जो लीजिंग कंपनी होती है एक तरीके से, यहाँ पे लेसर कौन है, ए, जनरली वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। पहले कौन क्लेम कर रहा था, बी क्लेम कर रहा था क्योंकि बी ओनर था, लेकिन अब ए ओनर हो गया और ए ने बी को लीज पे दे दी, तो ए ओनर है, क्लेम कौन कर सकता है, लेसर कर सकता है। तो डेप्रिसिएशन का क्लेम इसको मिलेगा, WDV एसेट की इसके लिए होगी, लेकिन किससे रिलेटेड होगी, बी से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है कि बी की जो भी WDV होगी ट्रांसफ़र के समय, वो ए के लिए क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी, समझ गए। बी के लिए जो WDV होगी ट्रांसफ़र के समय, वो ए की क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। सिंपल सा पार्ट है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हो कि बी ने असेट्स ए को बेची, ए ने बी को लीज पे दे दी, बी ने असेट ए को बेची और ए ने बी को वापस से क्या कर दी, लीज पे दे दी। तो बी ने जितना यूज़ करा और उसके बाद जो WDV निकल के आया वो ए की एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। तो बी की जो WDV है वो ए की एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, WDV ऑफ द असेट टू द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन है, बी ट्रांसफरर है, क्योंकि बी अपनी असेट ए को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो बी के लिए जो WDV है वो ए के लिए एक्चुअल कॉस्ट है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा टिपिकल लगता है, 2-3 बार बोलूँगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, बिल्डिंग यूज फॉर पर्सनल पर्पज सब्सीक्वेंटली ब्रॉट इनटू बिजनेस।
देखिए इसमें बोल रहा है कि बिल्डिंग को क्या किया गया, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया शुरू में, यानी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए आप रह रहे हो, उस पर जनरली यूज़ कर रहे हो। उसके बाद सब्सिक्वेंटली बाद में उसको बिजनेस में यूज़ कर लिया गया, बिजनेस में लेके आ गए और बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उस पर्टिकुलर असेसी के लिए। तो ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एज रिड्यूस बाय द नोशनल डेप्रिसिएशन बाय अप्लाइंग द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन। जब उसको बिजनेस की असेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उस वक्त रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या थी। और देखिए अगर मान के चलिए कि जैसे 2016-17 में आपने वो जो बिल्डिंग की बात करा यार ना, और किसी मशीनरी की बात नहीं कर रहा, आप अगर बोलोगे कि कार को क्या कर दिया जो पर्सनल यूज़ के लिए थी वो बिजनेस में यूज़ कर लिया, तो वो पार्ट इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो देखिए 2016-17 की बात कर रहा है, आपने कोई एसेट खरीदी जो कि आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे थे, और 2019-20 में आपने डिसाइड किया प्रीवियस ईयर में कि इसको हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में यूज़ कर लेते हैं। तो 2016-17 में जो भी इसकी कॉस्ट थी उसके अकॉर्डिंग 16-17 का डेप्रिसिएशन, 17-18 का, 18-19 का ऐसा डेप्रिसिएशन निकला, और उसके बाद जो भी उसकी WDV आई वो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट हो गई, आपके बिजनेस की क्या हो गई, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट हो गई। एक एग्जांपल के थ्रू बताया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ही इलस्ट्रेशन मैंने कवर किया जिसमें क्या बोल रहा है, डॉक्टर आर परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 दिसंबर 2017 फॉर ₹10 लाख। अब देखिए बिल्डिंग की बात कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जो कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए थी। ये बोल रहा है टिल 1 दिसंबर 19 द सेम वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड एज ए रेजिडेंस। ऑन दिस डेट द बिल्डिंग वाज ब्रॉट इनटू यूज़ फॉर द पर्पज ऑफ हिज मेडिकल प्रोफेशन। तो उसने क्या करा, उस बिल्डिंग को अपने मेडिकल प्रोफेशन के लिए यूज़ करना चालू कर दिया। व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन अलाउबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन केस ए बिल्डिंग इज यूज फॉर पर्सनल पर्पज subsequently brought into business, the cost of acquisition shall be the purchase or construction cost of building as reduced by the notional depreciation by applying the rate applicable on the date of such conversion। जो ऊपर लाइन पड़ी वही है। इन द गिवन केस कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर। तो देखिए हमें कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए हमें पता है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट थी वो थी शुरू में 10 लाख की। और देखिए याद रखना कि इसमें क्या बोल रहा है, 1 दिसंबर 19 को बिल्डिंग क्या की गई, बिजनेस के यूज़ के लिए लेके आ गई, यानी मेडिकल प्रोफेशन के यूज़ के लिए कर दी गई। अब देखिए उस वक्त के लिए हमें क्या करना है, 1920 के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर शुरू से ही जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बिजनेस के लिए यूज़ होती है तो आप क्या बोलते हैं कि 10 लाख की कॉस्ट है, ठीक है, यही करते। आपको पता है कि 1 दिसंबर 17 को एसेट खरीदी है और ये मान के चलिए बिजनेस में यूज़ की गई है, अगर तो 17-18 में कितने होंगे, 180 डेज से कम के लिए इसको यूज़ किया गया है। 180 डेज़ और मोर नहीं है, 180 डेज से कम के लिए ही इसको यूज़ किया गया है। और याद रखना हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि जब कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो मैंने 3 ब्लॉक बताए थे, एक 5, एक 10 और एक 40। ये टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए तो इसको तो छोड़िए, क्योंकि ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन का पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी। 5% आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में आता है, और जो 10% आता है वो क्या आता है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए या शॉप के लिए, गोडाउन के लिए, जनरली इसका पार्ट हमने देखा था। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी हो मेडिकल प्रोफेशन के लिए तो 10% डेप्रिसिएशन का पार्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हाफ लगेगा शुरू में, क्योंकि 1 दिसंबर 17 को है, 180 डेज से कम के लिए। तो 10 लाख का 10% कितना होता है आपका, 1 लाख। उसका आधा कितना होता है, 50,000। तो 10 लाख में से 50 का कितना आया, 9,50,000 आ गया। आपको पता है कि 17-18 की बात कर रहा हूँ, तो जो ये पार्ट आएगा वो 1 अप्रैल 18 से रिलेटेड हो जाएगा, मतलब ओपनिंग WDV बन जाएगा। अब मैं जो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, असेसमेंट 2021 की बात कर रहा हूँ, मतलब 1920 की बात कर रहा हूँ। अभी मैं 1 अप्रैल 18 पे पहुँचा हूँ, तो 18 से 19 पूरी यूज़ हुई, और उस पर भी डेप्रिसिएशन का पार्ट आएगा। उस पर कितना आएगा आपका, 95,000 का आ जाएगा। क्यों, इस बार पूरा लगेगा। 9,50,000 आपकी ओपनिंग WDV है, और उसका 10% कितना लग गया, 95 लग गया। इस तरीके से देखिए, तो आपका जो भी आएगा वो आएगा 31 मार्च 19 की WDV 8,55,000। समझ गए। देखिए 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। 1 दिसंबर 17 को आपने क्या करा, मान के चला कि यूज़ किया है, तो 180 डेज से कम डेज के लिए तो 50% लगेगा, यानी हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10% का हाफ कितना होता है, 5%, यानी 10% का 50% यानी 5% हो गया। तो 10 लाख का 5% हो गया आपका 50,000। पहले 1 लाख लगता, लेकिन वो 50,000 ही लगेगा पहले साल में। तो 10 लाख का 50 गया 950 का पूरा 10% गया, तो ये 8,55,000 आ गई 31 मार्च 19 को, मतलब 1 अप्रैल 19 को वो आपकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी, और उसका डेप्रिसिएशन आपका 1920 का निकलेगा 85,500।
तो ऐसे मान के चलेंगे कि शुरू से ही आपके बिजनेस और प्रोफेशन में काम आ रही है और उसके अकॉर्डिंग आपका पिछले साल का डेप्रिशिएशन निकल के आ जाएगा 85,500 और WDV क्या हो गई जो कि अगले साल ओपनिंग हो जाएगी, यानी 1 अप्रैल 20 के लिए ओपनिंग हो गई 7,69,500। कितना सिंपल था। तो देखिए जब भी आप प्रोविज़न पढ़ते हैं उसका एग्जाम्पल सोचिए, खुद आपको पता चल जाएगा। नहीं तो देखिए मैं आपको कवर करवा ही रहा हूँ और आपके आगे फ्यूचर के लिए काम भी आएगा, क्योंकि PDF ये देखोगे तो उसके थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू आपको ध्यान रहेगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट तो आपका हो गया, क्या बचा है, ये रहा। ये बोल रहा है एसेट विच वाज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया इज ब्रॉट बाय अ नॉन रेसिडेंट असेसी टू इंडिया एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अब खुद देखिए क्या बोल रहा है कि नॉन रेसिडेंट असेसी है, वो एसेट्स को क्या कर रहा था, बाहर यूज़ कर रहा था, उसने बाहर खरीदी और उसको बाहर यूज़ कर रहा था। अब वो इंडिया में लेके आ गया अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए और इंडिया में उसको यूज़ करने लग गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट टू द एसेसी एज रिड्यूस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट इन फोर्स दैट वुड हैव बीन अलाउबल had the asset been used in India for the said purposes since the date of its acquisition by the SSE। सेम ऊपर की तरह ये मान के चलेंगे कि अगर वो असेट्स शुरू में जब से खरीदी है, अगर वो इंडिया में यूज़ होती उस साल से, कब से, जब से उसने बाहर से खरीदी है, तो अगर वो इंडिया में अगर वो इंडिया में पहले से ही यूज़ हो रही होती तो उस पर क्या डेप्रिशिएशन लग के आता, यानी पिछली बार से ही डेप्रिशिएशन लग के आ जाएगा। मान के चलिए कि आप नॉन रेसिडेंट असेसी हो, 2010-11 में कोई आपने एसेट खरीदी थी, आप वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में जहाँ पे भी आप रहते थे। अब 2019-20 में आप उसको अपने इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए लेके आ गए, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि 2010-11 की जो भी एक्चुअल कॉस्ट थी उस पर डेप्रिशिएशन लगते हुए आता जाएगा और 2019-20 के अकॉर्डिंग वो बन जाएगा और आपकी क्या बन जाएगी, वो कॉस्ट बन जाएगी। तो जैसे आपने अभी एग्जांपल में कवर किया कि 17 था और 17 से लेकर कहाँ तक पहुँचे, 19 तक, यानी 1 अप्रैल 19 तक पहुँच गए और वो आपकी कॉस्ट हो गई और उस पर डेप्रिशिएशन निकल के आ गया। सेम इस केस में भी यही बोल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या होगी, वही जो अभी की होगी वो मानते हुए चलेंगे। जैसे मैंने अभी किसकी बताई, बिल्डिंग की बताई तो क्या थी, 10% थी। वैसे ही मान के चलिए कि अगर नॉन रेसिडेंट एसेसी कोई प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है तो उसकी क्या रेट होगी, 15% होगी। बिल्डिंग की क्या होगी, 10% होगी। फर्नीचर की क्या होगी, 10% होगी। ऐसे सोच के चलना है। अब देखिए ये बोल रहा है, ये तो सिंपल से पार्ट है सारे के सारे। एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय ए होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडी कंपनी और वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है कि सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कैपिटल से ट्रांसफ़र कर दियो। यहाँ पे अब ये सीधा बोल रखा है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को ट्रांसफ़र किया। सब्सिडी कंपनी कौन सी है, 100%। इसका मतलब क्या है, होल्डिंग कंपनी के पास पूरे 100% सब्सिडी कंपनी के शेयर है। वेयर ट्रांसफरी कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। अब देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ तो आपको ये पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैंने नीचे एग्जांपल कवर कर लिया, ये होल्डिंग कंपनी है ABC लिमिटेड और ये 100% सब्सिडी कंपनी है XYZ लिमिटेड। ठीक है, ABC लिमिटेड ने अपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी किसको, XYZ लिमिटेड को। तो ये ट्रांसफरर कंपनी हो गई और ये ट्रांसफरी हो गई। तो ये बोला जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब सब्सिडी कंपनी यहाँ पे इंडियन कंपनी हो अभी। ठीक है, अब उस केस में क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब XYZ के लिए, जो XYZ के पास कैपिटल एसेट आई है तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। तो ये बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट टू ट्रांसफरी कंपनी शैल बी टेकन टू बी द सेम एज इट वुड हैव बीन इफ द ट्रांसफरर कंपनी हैड कंटिन्यू टू होल्ड द कैपिटल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस। देखिए जिस दिन कैपिटल एसेट ट्रांसफर की उस दिन ABC लिमिटेड की बुक्स में उस कैपिटल एसेट्स की क्या बुक वैल्यू दे रखी है, क्या जनरली उसकी बुक में वैल्यू दे रखी है ट्रांसफ़र करते समय, वही ट्रांसफरी कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि अगर ट्रांसफरर कंपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र नहीं करती और अपने बिजनेस में यूज़ कर रही होती तो उस वक्त क्या जनरली उसकी वैल्यू होती। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि शैल बी टेकन टू बी द सेम एज इट वुड हैव बीन इफ द ट्रांसफरर कंपनी हैड कंटिन्यू टू होल्ड द कैपिटल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस। इसका मतलब ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बुक्स दिख रही होगी, जो कैपिटल एसेट दिख रही होगी, वही ट्रांसफरी कंपनी मतलब XYZ लिमिटेड के लिए यानी सब्सिडरी कंपनी के लिए कैपिटल एसेट्स यानी एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो गया कि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र की है, तो जो होल्डिंग कंपनी इस बार ट्रांसफरी कंपनी हो गई और सब्सिडरी कंपनी क्या हो गई, ट्रांसफरर हो गई, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की है। तो होल्डिंग कंपनी इस बार इंडियन कंपनी होनी चाहिए, याद रख लेना। और इस केस में जो सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में जो भी कैपिटल एसेट दे रखी है, जो भी उसकी वैल्यू दे रखी है, वो ही इसके लिए यानी H कंपनी के लिए, होल्डिंग कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है, नॉर्मल पार्ट। वैसे यहाँ पे देखिए अगले पार्ट में क्या दे रखा है, सेम टू सेम है। अब
लेकिन अब क्या आएगा आपका अमालगमेटिंग और अमालगमेटेड कंपनी का आएगा। देखिए बोल रहा है एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय द अमालगमेटिंग कंपनी टू द अमालगमेटेड कंपनी वेयर द अमालगमेटेड कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। आपको पता है जैसे कोई एक ए कंपनी है जो कि अमालगमेटिंग है, इसका मतलब क्या है, वो बी कंपनी में मिल रही है। अब ये ए कंपनी तो गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अपनी सारी एसेट्स लाइबिलिटी बी कंपनी को दे रही है और बी कंपनी के पास सारी एसेट्स ये आ रही है, तो इसमें कैपिटल एसेट भी आई। तो बी कंपनी क्या हो गई, अमालगमेटेड हो गई, क्या हो गई, अमालगमेटेड। और ए कंपनी क्या हो गई, अमालगमेटिंग हो गई, ये गायब होने वाली कंपनी है। तो जो अमालगमेटेड कंपनी है मतलब बी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इस केस में देखिए वही ऊपर जैसे पॉइंट था सेम बोल रखा है, तो इस केस में देखिए याद रखना ए कंपनी की बुक्स में जो भी कैपिटल एसेट की वैल्यू दे रखी थी वो बी कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये बोल रहा है यानी वो अमालगमेटेड के लिए एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट टू द अमालगमेटेड कंपनी शैल बी टेकन टू बी द सेम as it would have been if the amalgamating company had continued to hold the capital asset for the purpose of its own business। अगर amalgamating company जो कि ख़त्म हो गई है, जो बंद हो गई, सॉरी जो मर्ज हो गई है एक तरीके से, किसमें, ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो गई है, तो जो ए कंपनी अमालगमेटिंग कंपनी थी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एसेट दिख रही है, जो भी वैल्यू दिख रही है, वो अमालगमेटेड कंपनी यानी बी कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। अगर ए कंपनी सेम बिजनेस चालू करके रखती, अगर वो मर्ज नहीं होती, तो क्या वैल्यू बुक्स में शो हो रही होती, वही एक्चुअल कॉस्ट किसके लिए होगी, बी कंपनी के लिए होगी। तो यहाँ पे याद रखना बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है, मैं एक्चुअल कॉस्ट बोल रहा हूँ गलती से, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी वैल्यू दे रखी है वो बी कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। बस सिंपल सा पार्ट आपको ये समझना है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए अगला पार्ट भी सेम है, उसमें डीमर्ज और रिजल्टिंग कंपनी का केस है। तो कोई भी एक एग्जांपल लीजिए और सिंपल सा पार्ट देख लीजिए। ये बोल रहा है एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय द डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी वेयर द रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। देखिए जैसे नॉर्मल एग्जांपल सोचिए कि एक XYZ लिमिटेड नाम से कोई कंपनी थी, उसने अपना क्या कर दिया, एक बिजनेस अलग कर दिया, यानी मान के चलिए X लिमिटेड बना दिया, यानी उसके 3 सेगमेंट थे, उसमें से उसने एक सेगमेंट अलग कर दिया और उसकी एक अलग से कंपनी बना दी। तो ये जो हो गई ये डीमर्ज कंपनी हो गई, कौन सी, XYZ लिमिटेड, और रिजल्टिंग कंपनी क्या हो गई, X लिमिटेड हो गई, जहाँ पे रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो हर केस में ये बोल रहा है कि एक ट्रांसफरर है और एक ट्रांसफरी है, जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। यहाँ पे अमालगमेटेड कंपनी थी, यहाँ पे रिजल्टिंग कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब आप याद रखना कि XYZ लिमिटेड के बाद जो पहले एसेट थी उसमें से कुछ एसेट्स एक्स के पास चले आएगी, मतलब एक्स लिमिटेड के, क्योंकि सेगमेंट अलग हो गया। तो इस केस में रिजल्टिंग कंपनी जो इंडियन कंपनी है उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या कहलाएगी, जो XYZ लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट में उस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू दे रखी थी वो इसके लिए यानी एक्स लिमिटेड के लिए क्या होगी, यानी रिजल्टिंग कंपनी के लिए क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। सिंपल सा पार्ट। तो देखिए ये बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट टू द रिजल्टिंग कंपनी शैल बी टेकन टू बी द सेम एज इट वुड हैव बीन इफ द डीमर्ज कंपनी हैड कंटिन्यू टू होल्ड द कैपिटल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ इट्स ओन बिजनेस। कि अगर डीमर्ज कंपनी, इसका मतलब जैसे मैंने अभी XYZ लिमिटेड बताया कि अगर XYZ लिमिटेड अपना बिजनेस चलाती रहती तो उस केस में कैपिटल एसेट्स उसकी बुक्स में कैसे शो हो रही होती या उसकी क्या वैल्यू शो हो रही होती, वही रिजल्टिंग कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। सिंपल सा पार्ट। फिर इसी तरीके से बोल रखा है कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय द SSE अंडर ए स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या हो गया, एक तरीके से कॉर्पोरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बोल रहा है ना कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय द SSE अंडर ए स्कीम फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो कॉर्पोरेट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया तो जो भी कैपिटल एसेट है वो क्या कहलाएगी। तो ये बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द अमाउंट विच वुड हैव बीन रिगार्डेड एज एक्चुअल कॉस्ट हैड देयर बीन नो सच कॉर्पोरेटाइजेशन। इसका मतलब क्या बोल रहा है, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज उसी फॉर्म में रहता और कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होता तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू दिखा रखी है। तो सेम इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, और इससे ऊपर वाले पार्ट में भी यही है, और इसमें भी यही है, नॉर्मल पार्ट। तो देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको ज़रूर देखने, क्योंकि इसका अगर मैं एग्जाम्पल कवर कराऊंगा तो मेरे हिसाब से देखिए ज़्यादा नीड नहीं रहेगी, क्योंकि सिंपल सा पार्ट है। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन में क्या बोल दूंगा कि सामने वाला जो भी पर्सन है, जैसे होल्डिंग कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी या डीमर्ज कंपनी या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसकी बुक में क्या वैल्यू दे रखी है वही सामने वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट कहला रही है, वही सामने वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट कहला रही है। अब देखिए इसका मैंने एग्जाम्पल कवर किया है क्योंकि ये नया है बिल्कुल। यहाँ पे बोल रहा है नया मतलब आपके लिए नया है, where an assessee was not required to compute his total income under Income Tax Act for any previous year preceding the relevant previous year।
देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चालू हुई है, उससे पहले वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता था। उससे पहले के यानी प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के प्रीवियस ईयर में जो भी एसएससी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरता था। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम इतनी ज़्यादा थी नहीं जो कि इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आए और उसको टैक्स भरना पड़े। तो उस केस में इनकम टैक्स की रिटर्न वो नहीं भरता था, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिड्यूस बाय द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सच असेट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट as adjusted by amount attributable to the revaluation of assets of the assessee in respect of such previous year preceding the relevant previous year। देखिए याद रखना कि ये बोल रहा है कि एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और साथ में डेप्रीशिएशन को प्रोवाइड किया गया है। ये दो चीज़ें याद रख लेना। अगर ये चीज़ें हैं तब जाके ये क्या बोल रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट में से क्या करोगे, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन को रिड्यूस करोगे। एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिड्यूस बाय टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन सच असेट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन को अगर प्रोवाइड किया गया था शुरू से तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे और बाकी जो पार्ट है यानी बाकी जो WDV है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। अब कैसे, देखिए वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ये देखिए पहला तो मैंने आपको बता दिया था जनरली, फिर ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। ये बोल रहा है रोशन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग ऑन 1 अप्रैल 18। He acquired a laptop on 1 April 18 for ₹50,000 for his business use। सीधी बात, ठीक है। Since his gross total income for the previous year 18-19, अभी देखिए प्रीवियस ईयर 19-20 चल रहा है, आपको पता है क्योंकि मैं असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे जस्ट पहले के प्रीवियस ईयर में उसकी सिर्फ इनकम 55,000 थी। तो इसका मतलब क्या है, वो रिटर्न भरना जरूरी नहीं समझता था तो उसने रिटर्न नहीं भरी। ही डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी। चाहे आपकी कम भी इनकम हो आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑप्शन था क्योंकि स्लैब रेट से कम था तो इसने रिटर्न अपनी नहीं भरी। यही मान के चल रहा है, क्वेश्चन में यही बता रखा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 उसकी बिजनेस इनकम ज़्यादा हो गई। कह रहा है हिज बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज 5,60,000 की डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने से पहले उसकी इनकम 5,60,000 हो गई। Since he is required to file his return of income for the assessment year 2021, he seeks your advice for computing depreciation. Please compute depreciation on his behalf, assuming that 3 केसेस दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि he is maintaining books of account from 1 April 18 but did not provide any depreciation on laptop। तो देखिए मैंने क्या बताया, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन करता हो और साथ में डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करता हो। तो देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन कर रहा है लेकिन डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये पार्ट नहीं आएगा, यानी एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे बोल रहा है ही इज़ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 18 एंड प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ₹8,000 ऑन लैपटॉप। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है और डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर रहा है। कब से? जब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया तब से। तो अच्छी बात है, यानी डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा इस पे लैपटॉप पे। सी में क्या बोल रहा है, ही इज़ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 19। आगे कुछ नहीं बोल रखा। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर रखा। तो ये ए केस और सी केस दोनों सेम है, तो इस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, जबकि बी वाले पार्ट पे डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। अब देखिए लैपटॉप है, कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, तो आपको पता है कि इस पर कितना डेप्रिसिएशन है, 40% है। मैंने आपको बताया था प्लांट एंड मशीनरी के केस में, आप याद रख लेना, अगर ध्यान नहीं है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में जाके देख लेना। अब देखिए मैंने क्या बताया, केस ए एंड सी सेम है, क्योंकि इसमें जनरली क्या हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं लेकिन डेप्रिसिएशन का पार्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन का पार्ट प्रोवाइड है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो लेस कर सकते हो। अब देखिए यार रखना, जो लैपटॉप की कॉस्ट है वो 1 अप्रैल 18 की है, कितनी है 50,000, लेस डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 18-19 का पहले लेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लेस नहीं करवाया लेकिन यहाँ पे लेस करवा दिया, ठीक है, क्योंकि आप बुक्स भी मेंटेन कर रहे थे और डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे जनरली क्या है, बुक्स तो मेंटेन कर रहे थे लेकिन डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करा, तो उस केस में नील और यहाँ पे 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ अलाउ हो गया, ये 42 हो गया, ये 50 हो गया। अब देखिए आपको पता है कि जैसे ही 50,000 का 40% निकालोगे 20 आएगा, 42,000 का 20% निकालोगे तो 16,800 आएगा और WDV आ गई। कितना सिंपल पार्ट था। तो जब भी आप एग्जाम्पल देखते हो तो आपको बिल्कुल सिंपल सा पार्ट लगता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं लगता, ठीक। अब देखिए एक और मैं बता देता हूँ, अभी मैंने आपको पर्सनल यूज़ का बताया था जनरली, ये वाला ध्यान हो तो यहाँ पे मैंने किसकी बात की थी, हाउस प्रॉपर्टी की बात की थी, बिल्डिंग की बात की थी, और क्या बताया था कि शुरू से एक तरीके से आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट लगने लग जाएगा। लेकिन देखिए अब यही कंफ्यूज करने के लिए इस एग्जांपल में कार बोल दिया और आपको क्या लगा यार पर्सनल यूज़ के लिए है, अब वो बिजनेस यूज़ के लिए काम में आने लग गई प्रीवियस ईयर में, तो हम क्या करेंगे, जब से खरीदी थी तब से उसका डेप्रिसिएशन निकालना चालू कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में बोल रहा है, ए कार वाज परचेज बाय एस ऑन 10 अगस्त 2015
फॉर ₹3,25,000 फॉर पर्सनल यूज़ इज ब्रॉट इन टू द बिजनेस ऑफ द असेसी ऑन 1 दिसंबर 19, यानी प्रीवियस ईयर 1920 में बिजनेस यूज़ के लिए उसको लेके आ गए। लेकिन यहाँ कार है, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे कि आपने शुरू में इसकी कॉस्ट मानी और उसमें से डेप्रिशन लेस करते गए, कैसे 15-16 का, 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का, ऐसे आ गया। और आपको पता है कि 1 अप्रैल 19 को आपकी WDV आ जाएगी, वही क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। ऐसा पार्ट आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं। कार की जो मार्केट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1,50,000। ये बोल रहा है कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 अज्यूमिंग द रेट ऑफ डेप्रिशन टू बी 15%। देखिए कार पे जो डेप्रिशन की रेट है वो 15% बता रखी है इसने। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, नोट 1 में क्या दे रखा है, 3,25,000। अब देखिए 3,25,000 कौन सा ले रहे हैं आप, यही वाला। तो अब बताइए आपने शुरू से 15-16, 16-17 डेप्रिशन लेस करा कि नहीं, क्योंकि हम बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं। तो नोट 1 में यही बोल रखा है। ये बोल रहा है एज पर एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। आपको पता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट है उसका सेक्शन ये है, और एक्सप्लेनेशन 5 वो किसकी बात करती है, बिल्डिंग की बात करती है। वेयर इन बिल्डिंग यूज फॉर पर्सनल पर्पज सब्सिक्वेंटली ब्रॉट इनटू बिजनेस, then the cost of purchase or construction of the building as reduced by the notional depreciation by applying the rate applicable on the date of such conversion shall be taken as actual cost of such building. However, such provision is applicable only in case of building, यानी वो बिल्डिंग के केस में अप्लाई है, कार के केस में अप्लाई नहीं है। तो सीधी सी बात है, कार की जो कॉस्ट थी वही लेनी है, उसमें से आपको डेप्रिशिएशन बार बार लेस करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब 2019-20 प्रीवियस ईयर के लिए जब भी मैं 1 अप्रैल 19 की WDV बोलूँगा, कहने का मतलब कॉस्ट बोलूँगा, तो वो क्या बोलूँगा, जब भी मैंने कार खरीदी थी या जो भी कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, बिल्डिंग को छोड़ के, बिल्डिंग अलग चीज़ है, तो बिल्डिंग पे तो डेप्रिशिएशन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचने तक जो भी डेप्रिशिएशन है और उसकी जो WDV है वो आएगी, लेकिन कार में नहीं आएगी। तो कार मैंने कब खरीदी, उसकी जो कॉस्ट थी वही ले लेंगे, कब, 1920 के लिए, और उस पर डेप्रिशिएशन कितना निकलेगा, 15% निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3,25,000 का 15% आ जाएगा। ये बोल रहा है वेयर एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 days, द डेप्रिशिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच असेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिशिएशन। हाउएवर इन द केस कार वाज नॉट एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर 1920, हैंस सच प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे फुल रेट इसलिए लगा रहा है क्योंकि आप पीछे पढ़ के देखिए, ये बोल रहा है कि कार कब यूज़ की गई है बिजनेस में, 1 दिसंबर 19 को। तो आपने क्या सोचा, 180 दिन से कम दिन के लिए यूज़ हो रही है, ये 180 दिन से कम दिन के लिए यूज़ हो रही है, यानी 180 दिन से कम यूज़ हो रही है। तो आपने क्या सोचा, हाफ लगेगा, 7.5%। वो गलत हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर में एक्वायर की होनी चाहिए और पुट टू यूज़ भी प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। जबकि एक्वायर कब किया गया, 10 अगस्त 2015 को, और यूज़ कब किया है, 1 दिसंबर 19 को। तो फुल रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ही लगेगा, यानी 15% ही आएगा। तो आप देख सकते हैं 325 का 15% निकाल लेना, 48750 आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया जनरली, ये वाला एग्जांपल जो कि आपका शुरू का था कैश से रिलेटेड। तो आपका सारा पार्ट हो गया, बस आपका थियोरेटिकल पार्ट ऊपर का जरा सा बचा हुआ है। तो 1 मिनट, अब ये लास्ट के 2 केस बचे हुए हैं। इसमें जनरली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी कैपिटल असेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउबल अंडर सेक्शन 35AD। देखिए 35AD में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वैसे आगे पर्टिकुलर पूरा इसका केस बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी की बात करते हो, आपकी उससे रिलेटेड कोई क्या है, बिजनेस है कोल्ड चेन फैसिलिटी का, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप स्टोरेज करने का काम करते हो। किसान क्या करते हैं, आपके यहाँ पे यानी आपके स्टोरेज में, आपके वेयर हाउस में अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जमा कराते हैं और आपको अमाउंट मिलता है, तो आपका उससे रिलेटेड बिजनेस है। आपका फर्टिलाइजर का है। इस तरीके से 35AD में बहुत सारे बिजनेस दे रखे हैं। अगर उससे रिलेटेड बिजनेस है और आप सारी कंडीशन उसकी पूरी कर रहे हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। मतलब जैसे 10 लाख की आपकी मशीनरी जो भी होगी उस पर पूरी 10 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ये बोल रहा है। तो उस केस में आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या हुई, निल। तो ये बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउबल अंडर सेक्शन 35AD। तो यहाँ पे क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट ही निल होगी। ये बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी टेकन एज निल, डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। अब देखिए बोल रहा है कि अगर ये एसेट किसी दूसरे पर्सन को गिफ्ट के फॉर्म में, इनहेरिटेंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दी गई, तो जो ट्रांसफ़र ही है, एक तो ट्रांसफ़र होगा, जैसे मान के चलिए मेरा बिजनेस है और मेरे को 35AD की डिडक्शन मिल गई, तो 10 लाख की पूरी डिडक्शन मिल गई और निल हो गई, ठीक है। अब ये जो मशीनरी है मैंने अपनी क्या करी, बेटे को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, गिफ्ट में मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट निल होगी, उसके लिए भी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी, निल रहेगी। तो यहाँ पे ही बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट शैल बी टेकन एज निल
इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरी, जिसको मैंने ट्रांसफ़र की है उसके लिए भी नील रहेगी। अब देखिए कन्वर्जन की बात कर रहा है, जो कि सेक्शन 28 में आपने चार्जिंग सेक्शन में देखा था, कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल असेट। देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि जैसे मान के चलिए मेरा एक बिज़नेस था प्रिंटर का, ठीक है, तो वो प्रिंटर मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अब मैंने उसमें से क्या कर दिया कि 2 प्रिंटर जो मेरे बिज़नेस में यानी इन्वेंट्री के फॉर्म में थे, उसको मैंने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए उसको यूज़ कर लिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल असेट में, और बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ करने लग गया। तो उस केस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? उस वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है। यानी देखिए ऐसे मान के चलिए कि शुरू में हम क्या बोल सकते हैं कि इन्वेंट्री थी, ठीक है, ये बोल रहा है, उसके बाद उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया। उसको किस में यूज़ कर रहे हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो शुरू में जब इन्वेंट्री थी और जैसे उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, तो इस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है, जब कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया उस वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है वही मेरे लिए क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट होगी। तो ये बोल रहा है वेयर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट एंड सच कन्वर्टेड असेट इज यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये बोल रहा है द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट टू द असेसी शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू विच हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 28(6)(a। जब मैंने चार्जिंग सेक्शन बताया था उसमें लास्ट में ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताया था, तो वही का वही पॉइंट है। अब देखिए आपको पता है कि आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में इसको यूज़ कर रहे हो कैपिटल एसेट के फॉर्म में। अब वो 4-5 साल आपने यूज़ करा, आपको लगा पुराना हो गया तो आपने उसको बेच दिया, तो उस पर जनरली क्या होगा? आपका कैपिटल गेन का पार्ट आ जाएगा। तो शुरू में तो आप इन्वेंट्री के फॉर्म में रख रहे थे और आपको पता है कि जब भी आपने कन्वर्ट किया तो उस पर बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड पार्ट आएगा, यानी फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी वो एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी, और जो सेल वैल्यू है वो भी आगे कैपिटल गेन से रिलेटेड आपके पार्ट में आएगी। तो तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए जब कैपिटल गेन का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई एग्जांपल तो आएगा ही आएगा। तो अभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू आएगी, और इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये पार्ट हो गया आपका पूरा का पूरा। अगली वीडियो में कवर करेंगे कंसीक्वेंसेज ऑफ चेंजेज इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। अब देखिए आप सोच सकते हैं कि अगर मैं एग्जाम्पल आपको कवर नहीं कराऊँ तो वीडियो आपकी कितने की बनेगी? 30 मिनट्स की बनती है, यानी 20 मिनट आपके एक्स्ट्रा नहीं लगते। लेकिन इसलिए ही मैं बताता हूँ क्योंकि जिससे आपके जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में क्लियर होते जाएंगे। नहीं तो कभी आपके एग्जाम में इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल आएंगे क्या? नहीं। लेकिन जब आपका थियोरेटिकल पार्ट आएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये बताया था। तो वैसे ही आगे देखिए सेक्शन 43A आएगा आपका, फिर देखिए इसका भी एग्जाम्पल है, फिर 43AA आएगा। इस तरीके से दे रखे हैं, इसका भी मेरे हिसाब से इसका तो एग्जाम्पल नहीं है। फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का पार्ट आएगा। ऐसे करके अराउंड इसके 70 पेज है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ तो इसकी 7-8 वीडियो और बन जाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल भी साथ में कवर करना ज़रूरी है किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।